आसमान में बहुत ऊंची एक विशाल बरगद की टहनी दूर तक फैली हुई थी। उसी टहनी पर दंडुरु सावधानी से एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था। कई दिनों की यात्रा से वो थक चुका था, मगर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीचे झांकते ही उसे गहराई का एहसास हुआ और दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। लेकिन डर के बावजूद वो संतुलन बनाए रखते हुए चुपचाप आगे बढ़ता गया। एक जगह रुककर उसने माथे का पसीना पोंछा और गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाई। उसके आगे आगे वही टहनी उत्तर दिशा में दूर तक किसी रहस्य की तरह फैली हुई थी। चलते चलते उसे लगा जैसे अब टहनी का अंत कहीं पास ही दिखाई देने लगा है। धुंध के बीच नीचे कहीं दूर उसे एक छोटा सा हरा धब्बा झलकता दिखा। वो संभल कर रुक गया। उसे लगा जैसे अब टहनी की यात्रा यहीं खत्म होने वाली है। उसकी नजर उस छोर से आगे गई, बादल किनारे हुए और हरे भरे इलाके की झलक साफ होने लगी। डंडोडू हैरानी से बुदबुदाया, नीचे तो कोई अद्भुत सी जगह नजर आ रही है। बादलों की चादर और हटने लगी और नीचे फैला एक बड़ा सा बगीचा सा रूप उभर आया। उसे पेड़ों की चोटियां और बीच में किसी सरोवर सी चमक भी साफ दिखने लगी। टहनी के सिरे पर खड़ा वो सोचने लगा, आखिर यह कौन सी अनोखी जगह है जो मुझे बुला रही है। वह टहनी के सिरे पर खड़ा था, मन में यही सवाल लिए, नीचे कौन सा अद्भुत स्थान होगा। धीरे धीरे बेलों और जड़ों का सहारा लेकर वो नीचे उतरा और नरम घास पर उसके पैर टिक गए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसने एक शांत सरोवर देखा जिसमें सुनहरे कमल खिले थे और रत्नजड़ी सीढ़ियां चमक रही थी। लंबी राह के बाद वह सरोवर के किनारे फूलों से भरी एक झाड़ी के पास घास पर बैठ गया। जरा सा हिलते ही उसकी हथेली से झाड़ी का एक कोमल सा फूल छू गया और नीचे गिर पड़ा। उसने झुककर वो फूल उठाया, उसे उलट पुलट कर देखा और यूं ही उसकी महक सूंघने लगा। फूल की सुगंध नाक में जाते ही अचानक उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। क्षण भर में उसका मनुष्य रूप गायब हो चुका था। वहां बस एक हरा तोता बैठा था, पर अंदर से वही दंडुडू था। वह सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं पक्षी बनकर कैसे जीऊंगा। वह उदास मन से पेड़ की डाली पर बैठा सरोवर को देखता रहा, ये सोचते हुए कि अब आगे उसका भाग्य क्या होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वहीं बैठा तोता दंडुडू दूर से आती मधुर हंसी और घंटियों की छनक सुनने लगा। वहां एक विद्याधरी राजकुमारी विद्युत प्रभा अपनी 2-3 सहेलियों के साथ उजाले की किरण पर उतरकर आ पहुंची। विद्युत प्रभा बड़ी सुकुमार और सुंदर थी। उसकी आंखों में उस बगीचे को देखकर अचरज चमक उठा। सब सहेलियां सरोवर के किनारे जल क्रीड़ा करने लगी और पास ही बैठा तोता दंडुडू उन्हें ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद तोता हिम्मत करके पास आया और मीठी बोली में विद्युत प्रभा से बात करने लगा। उसकी मीठी बातें सुनकर विद्युत प्रभा प्रसन्न हो गई। उसने प्यार से उसे हथेली पर बिठा लिया। सहेलियां भी चकित थी। विद्युत प्रभा बोली, इतना प्यारा बोलने वाला पक्षी मैं यहीं से अपने साथ ले जाऊंगी। थोड़ी देर खेल कूद के बाद वे सब फिर उस दिव्य किरण पर चढ़कर विद्याधर लोक को लौटने लगी। तोता अब उसके साथ था। कुछ ही क्षणों में वे सब बादलों के ऊपर बसे झरनों और महलों से सजे दिव्य विद्याधर लोक में पहुंच गईं। अब वह तोता जिसे कोई नहीं पहचानता था, अब दंडुडू तोते के रूप में विद्युत प्रभा के महल की ऊंची बालकनी से दिव्य विद्याधर लोक को निहारता रहता था। एक दिन वह चुपचाप एक विशाल कार्यशाला में पहुंचा जहां विद्याधर कारीगर अद्भुत उड़ने वाले रथ बना रहे थे। वह हर रत्न, हर पुर्जे और हर जोड़ पर बड़ी बारीकी से नजर रखकर सब कुछ अपने मन में बिठाता जा रहा था। जब कोई पास न होता तो वह जमीन पर पंजे से वही रथ की आकृति बनाकर उसे बार बार ठीक करता और सीखता रहता। यूं ही कई दिनों तक देखते देखते और अभ्यास करते करते वह स्वयं भी अच्छे खासे विमान बनाने की विद्या सीख गया। एक दिन विद्युत प्रभा मुस्कुराकर बोली, तोते, आज मैं तुम्हें अपने ताताजी महर्षि मय महाशय से मिलवाने ले चलूंगी। कुछ ही देर में वे एक अद्भुत आधे आश्रम आधे महल जैसे भवन पर पहुंची जहां स्वयं महर्षि मय महाशय उनका स्वागत कर रहे थे। विद्युत प्रभा ने हंसते हंसते बताया, ताताजी, ये बोलने वाला तोता मुझे भूतल पर बने आपके बगीचे के सरोवर के पास मिला था। मय महाशय बोले, उस झाड़ी के आगे के फूल सूंघने से मनुष्य तोता बन जाता है, पर पीछे छिपे हरे फूल सूंघने से फिर वही मनुष्य रूप लौटा आता है। यह बात सुनते ही तोते के मन में आशा की किरण जगी। विद्युत प्रभा बोली, फिर किसी दिन हम उसी भूतल के उद्यान में चलकर घूम आएंगे। कुछ दिनों बाद वही दिव्य किरण उन्हें लेकर फिर भूतल के उसी रत्नजड़ी सरोवर के किनारे उतर आई। सहेलियां सरोवर की ओर बढ़ी और तोता चुपचाप उड़कर उसी झाड़ी के पीछे वाले हिस्से की ओर जा पहुंचा। उसने साहस करके उन हरे फूलों की सुगंध गहरी सांस के साथ भीतर खींची। तुरंत ही उसके चारों ओर प्रकाश वलय फैलने लगा। कुछ ही पलों में पंखों की जगह देह की रेखाएं उभर आईं और वहां फिर से वही युवक दंडुडू खड़ा था। यह दृश्य देखकर विद्युत प्रभा चौंक उठी। उसके हाथ से तोता गायब था और सामने कोई अनजाना दिव्य सा युवक खड़ा था। दंडुडू ने विनम्रता से प्रणाम करके कहा, राजकुमारी, मैं मया महाशय के ही वंश का दंडुडू हूं। इसी झाड़ी के फूल सूंघकर तोता बना था और आपकी कृपा से ही आज फिर मानव बना हूं। उसने लाज से मुस्कुराते हुए कहा।
विद्या में भी रूप में भी तुम अद्भुत हो दंडुडू। मेरे ताताजी ने कहा था मेरा पति एक मनुष्य ही होगा, तुम ही मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। दोनों ने वही गंधर्व विवाह किया और कुछ दिन उस उद्यान में सुख से रहे। फिर दंडुडू बोला, अब मुझे अपने साथियों के पास लौटना होगा, तुम तो कामरूपिणी हो, चाहे जब मेरे पास आ सको। यह कहकर वह शापित फूल और हरे गुच्छे संभालकर फिर से उस महावटवृक्ष की राह पकड़ने लगा। विद्युत प्रभा से विदा लेकर दंडुडू शापित फूल और हरे गुच्छे अपनी छोटी थैली में बांधकर फिर उसी महाबरगद की ओर चल पड़ा। बरगद की जड़ के पास उतरते ही उसने चारों ओर देखा, न वसंत था न कोई और साथी, बस एक अजीब सा पत्थर पड़ा था। उसे याद आया विद्याधरी स्त्रियां कह रही थी, इस बरगद के पास की बेल की पत्ती पीसकर जल में मिलाकर पत्थर पर डालो तो शाप टूटा जाता है। उसने बेल की पत्तियां तोड़कर पत्थर पर रगड़ी, फिर पानी मिलाकर एक चमकीला हरा घोल तैयार कर लिया। वह घोल लेकर उस पत्थर पर धीरे धीरे उडेलने लगा। जहां पानी गिरा वहां पत्थर पर सुनहरी दरारें सी चमकने लगी। पत्थर टूटकर बिखर गया और उसकी जगह से एक युवा बाहर आया, वही सांबू जो इतने दिनों से शाप के कारण जड़ हो गया था। होश में आते ही सांबू ने दंडुडू को पहचान लिया, दोनों गले मिले। फिर वह बोला, भाई तूने मुझे कैसे बचाया, बाकी सब कहाँ है? सांबू ने अपनी कथा सुनाई, कैसे कुछ विद्याधरिया सरोवर में नहाने आई, वह रागमंजरी के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छिप गया और शाप सुनकर पत्थर बन गया। बोला, दंडुडू रागमंजरी बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तब दंडुडू ने कहा, हर रविवार विद्याधरियां यही नहाने आती है, उसी दिन तेरे लिए उपाय करेंगे। अगले रविवार जब विद्याधरियां फिर सरोवर में आईं, सांबू चुपचाप पेड़ पर छिप गया और रागमंजरी के वस्त्र उठा लिए। दंडुडू पास ही दूसरी डाल पर बैठा सब देखता रहा। अब आगे की गुत्थी सुलझनी थी। अगले रविवार फिर वही विद्याधरियां उस सरोवर में नहाने आईं। सांबू पेड़ पर छिपकर रागमंजरी के वस्त्र अपने पास रखे रहा। नहाकर जब सबने अपने अपने वस्त्र उठा लिए तो रागमंजरी ने देखा उसके कपड़े तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। रागमंजरी ने पेड़ की ओर देखकर विनती की, जो भी हो मेरे वस्त्र लौटा दो। पर इस बार सांबू उसके शब्दों के जाल में नहीं फंसा। तभी दंडुडू धीरे से पेड़ के उस पार से उतरकर आया और आदर से एक अतिरिक्त चादर उसकी ओर बढ़ाकर बोला, आप पहले इसे ओढ़ लीजिए। दंडुडू बोला, घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। और मन ही मन विद्युत प्रभा को स्मरण किया। वन के एक कोने में दिव्य प्रकाश उतरने लगा। दिव्य किरण से उतरती हुई विद्युत प्रभा को देख रागमंजरी दंग रह गई। दंडुडू ने विनम्र होकर उसे प्रणाम किया। दंडुडू ने सब कुछ बता दिया, सांबू की भूल, उसका पत्थर बन जाना और अब सच्चे मन से रागमंजरी को पाने की उसकी इच्छा। विद्युत प्रभा ने विनय से उससे क्षमा करने को कहा। आखिर सांबू नीचे उतरा, रागमंजरी के वस्त्र लौटाकर सिर झुकाए क्षमा मांगने लगा। कुछ क्षण सोचकर उसने उसका अपराध माफ कर दिया। विद्युत प्रभा की मध्यस्थता से वहीं वन में पुष्पमालाओं के साथ रागमंजरी और सांबू का गंधर्व विवाह हो गया। रागमंजरी ने वचन दिया, जब भी मुझे स्मरण करोगे मैं विद्याधर लोक से चली आऊंगी, और विद्युत प्रभा के साथ लौट गई। अब दंडुडू और सांबू दोनों मित्र वसंत की खोज में फिर उसी महाबरगद की टहनी पर निकल पड़े।